उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन तभी बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और इसी दौर पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ होते हैं और एक नारा लगता है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित की राजनीति का दौर चलता है। लेकिन तभी गेस्ट हाउस कांड होता है, मायावती की जान उठ जाती है, आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर। ऐसे में मायावती के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है। कांग्रेस का अस्तित्व तो अमेठी और रायबरेली में ही बचा हुआ था, वह भी इसलिए कि कोई भी पार्टी यहां पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारा करती थी। 2002 से लेकर 2017 तक यह दौर था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। हेलो और नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन और उसके साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति। 1990 से यह एक ऐसा दौर है जो आज तक चलता चला आ रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति आपको बदलते हुए दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में लगातार कटाक्ष करते हमको दिखाई दे रहे हैं। एक समय बुआ और भतीजे की जोड़ी से फेमस यह गठबंधन आज के समय में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। ऐसे में दोस्तों चर्चा करेंगे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की और यहाँ पर जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों का क्या अस्तित्व है और किस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को परिवर्तित करेगा। बात करेंगे सभी मुद्दों की। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहां पर धर्म और जाति दोनों के आधार पर वोटिंग होते चली आई है। 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से प्रगाढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह, काशीराम के बाद अखिलेश यादव और मायावती का दौर चल रहा है। ऐसे में एक दौर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भी सत्ता हुआ करती थी, लेकिन एक दौर आया जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता रहा और बीजेपी कहीं नेपथ्य में चली गई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद अचानक से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति लौट कर आती है और 2017 और 2022 में विधानसभा चुनावों को जीतकर बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई और 2014 और 2019 में लोकसभा चुनावों में जिस तरीके की विक्ट्री बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली, इसके बारे में किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। ऐसे में वर्तमान राजनीति किधर जा रही है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, उसके बाद हम बीजेपी की बात करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं तो यहां की राजनीति में जातिगत आधार पर वोटिंग बड़े आराम से होती चली आई है। ऐसे में एक दौर था जब राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से उठता हुआ दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन तभी बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और इसी दौर पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ होते हैं और एक नारा लगता है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित की राजनीति का दौर चलता है। इस राजनीति में मुसलमानों का भी साथ समाजवादी पार्टी को खुलकर मिलता है। लेकिन तभी गेस्ट हाउस कांड होता है, मायावती की जान उठ जाती है, आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर। ऐसे में मायावती के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है और मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। उसके बाद से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फिर एक नहीं हुए, लेकिन कब तक यह भी मैं बताऊंगा। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जब गठजोड़ हुआ और मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनती हैं,
लेकिन जब बात आती है बीजेपी के मुख्यमंत्री को बनाने की, तब मायावती अपना समर्थन वापस लेती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो अगड़े थे वह बीजेपी से दूर जाने लगते हैं। कारण था मायावती को साथ देना। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी गायब हो जाती है। कांग्रेस का अस्तित्व तो अमेठी और रायबरेली में ही बचा हुआ था, वह भी इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टी यहां पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारा करती थी। 2002 से लेकर 2017 तक यह दौर था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, और इस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति एमवाई समीकरण या फिर बहुजन के ऊपर चल रही थी। 2002 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं मुलायम सिंह यादव, और इस दौर में बीएसपी मुख्य विपक्षी दल रहता है। 2007 में बसपा की सरकार बनती है और मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। 2007 से 2012, फिर 2012 में फिर से चुनाव होते हैं और अखिलेश यादव ने इस चुनाव को अपने दम पे लड़ा और वह मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के। यहां से भाजपा की राजनीति का उदय होता है। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करी प्रधानमंत्री पद के लिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी फैक्टर प्रमुखता से बोलता है। 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी को 71 सीटें मिलती हैं। 2 सीट इनके सहयोगी दल अपना दल को मिलते हैं, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को और 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं पाती है। फिर उत्तर प्रदेश में नई राजनीति शुरू होती है। 2017 का विधानसभा चुनाव होता है और बीजेपी यहां पर पूर्ण बहुमत से आती है। समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता रिपीट नहीं कर पाती है और बसपा तो कहीं नेपथ्य में जा चुकी थी। इसके बाद 2019 का चुनाव आता है। मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आते हैं, बुआ और भतीजे की जोड़ी। इस चुनावों में लग रहा था कि बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान होगा, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं बीजेपी की सीटें घटती जरूर हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 60 से अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थीं। और इधर समाजवादी पार्टी का वोट मायावती को ट्रांसफर होता है और मायावती जो कि 2014 में एक भी लोकसभा सीट नहीं पाई थी, इनकी पार्टी 10 सीट जीतती है। वहीं पर मायावती के वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होते और समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट जीत कर आती है। इस तरीके से बुआ और भतीजे की जोड़ी टूट जाती है और उसके बाद तो शुरू होता है कटाक्षों का दौर। मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अभी आपने देखा होगा ट्विटर पर लगातार अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे के लिए अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे में कैसे यह मुकाबला कर पाएंगे? कारण है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, रालोद और समाजवादी पार्टी, यह तो एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। इधर बहुजन समाज पार्टी गायब हो चुकी है उत्तर प्रदेश से, वो शेयर इनके पास अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद भी बसपा कहीं पर भी अपना माहौल बनाते नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिश है कि वो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लेके आए, लेकिन मायावती बिना शर्तों के कोई काम नहीं करती हैं। मायावती का कहना है इंडिया गठबंधन जब तक उन्हें आश्वासन नहीं देगा वह इंडिया गठबंधन का भाग नहीं बनेंगी। और ऐसे में दिक्कत आ रही है कि क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग के मुद्दे को सही तरीके से टैकल कर पाएगा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में दिक्कतें हमें दिखाई दे रही हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी इन दोनों के बीच में प्रमुखता से छाया हुआ है। यह दोनों पार्टियां राम मंदिर मुद्दे को किस तरीके से डील करेंगी, अभी इसको लेकर कोई साफ तस्वीर हमारे सामने नहीं आई है। इधर कांग्रेस की भी दिक्कतें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, वह भी रायबरेली की। अमेठी की सीट राहुल गांधी हार चुके थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है।
इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी, इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस की यह कोशिश है कि वह उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक लोकसभा सीटों पर लड़े, लेकिन जिस पार्टी का अस्तित्व पूरे राज्य में केवल एक सीट पर हो, वह कैसे डिमांड कर सकती है 40 सीटों की। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में रालोद भी शामिल है। उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में कम से कम 5 से 7 सीटें तो रालोद अपने लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांगेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे इस बात को टैकल करेगी? इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी उनके क्लैशेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टिप्पणियां एक दूसरे पर उछाली जा रही हैं। मायावती गेस्ट हाउस कांड को फिर से खोलती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जाएगी? क्या अखिलेश यादव अपने पीडीए को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि पीडीए को वह इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनके पास भी एक कैडर आ गया है, पीडीए अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ऐसे में समाजवादी पार्टी एमवाई कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना चाहती है और इधर बहुजन समाज पार्टी भी अपना वोट बैंक अपने पास रखना चाहती है। इन सभी में सेंध लगा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी वोटों में से ईबीसी को अपने पास कर लिया है और दलित में से महादलित को अपने तरफ कर लिया है। इस तरीके से 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में काफी इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि यह चुनाव और यहाँ की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बात करेंगे कुछ और नए पॉलिटिकल मुद्दों की अगले वीडियो में। याद रखिए दोस्तों, सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।